हेलो बच्चों, हम लोग अपना अध्याय 6 कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में आपने देखा था कि डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है। ठीक है, आप लोगों को याद हो गया होगा कि उस प्रक्रिया का नाम होता है अनुलेखन, जिससे डीएनए बनाता है एमआरएनए को। ठीक है, अब बात आती है कि एमआरएनए के बनने के बाद क्या होता है। एमआरएनए जो कोशिका द्रव्य में आ गया था, अब उससे किस चीज़ का निर्माण होगा? प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक है, और इस प्रक्रिया का नाम क्या है? अनुवादन। अनुवादन को इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रांसलेशन। किसी किसी किताब में आपको अनुवादन की जगह स्थानांतरण भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अनुवादन, स्थानांतरण, ट्रांसलेशन, ये तीनों शब्द आपको याद रखना है और इनका मीनिंग एक ही है कि एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम अनुवादन भी कह सकते हैं, ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं, या फिर स्थानांतरण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि अनुवादन प्रक्रिया कैसे होती है। लेकिन ये अनुवादन प्रक्रिया समझने से पहले एक शब्द का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, और वो शब्द है आनुवांशिक कूट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो अपने खुद के भी नोट्स बनाते रहिए, और जो मैं लिखवा रही हूँ वो भी आपको लिखना है। ठीक, सारी चीज़ आपको याद भी करनी है। तो अब जो अनुवादन को समझने से पहले आपको ये चीज़ समझनी है कि आनुवंशिक कोड क्या है। ठीक है, आनुवंशिक कोड को हम कहते हैं जेनेटिक कोडॉन और जेनेटिक कोड भी कहते हैं सिंपल। ठीक है, ये शब्द को समझना ज़रूरी है अनुवादन प्रक्रिया को समझने से पहले। तो अनुवांशिक कोड को या तो हम जेनेटिक कोडॉन कहते हैं, सिंपली कोडॉन भी कहा जाता है कभी कभी, या फिर जेनेटिक कोड भी कहते हैं इसे। अब इसका हम मीनिंग समझेंगे। उससे पहले बच्चों आपको पता ही है ये चीज़ कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो होता है, इसकी सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? अमीनो अम्ल। क्या नाम है? अमीनो अम्ल। जैसा आपको पता है, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? ग्लूकोज। बहुत सारी ग्लूकोज की इकाइयां आपस में मिलती हैं, तब वो किसका निर्माण करती है? कार्बोहाइड्रेट का। तो ऐसे अगर मैं प्रोटीन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर प्रोटीन के निर्माण में कौन सी इकाई योगदान दे रही है? अमीनो अम्ल योगदान दे रही है, या कह सकते हैं बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। और अमीनो अम्ल जो होते हैं बेटा, वो कुल 20 होते हैं। ये सारी चीज़ आप लिखते चलेंगे, कुल 20 अमीनो अम्ल होते हैं। कितने अमीनो अम्ल होते हैं? कुल 20 अमीनो अम्ल होते हैं, जो कि अलग अलग तरह के प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आनुवांशिक कोड है क्या। लिखते चलेंगे, समझते भी चलेंगे। एक वैज्ञानिक हैं थियामीन, जिनका नाम था जॉर्ज गैमो। उन्होंने कहा था कि एमआरएनए पर कुल 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। ये बात हम सभी को पता है कि जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, अगर डीएनए की बात करें तो उसमें भी 4 ही हैं: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ऐसे अगर आरएनए की बात करें तो उसमें कौन कौन से हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। यूरासिल यू होता है आरएनए की। अगर आरएनए भी कह सकते हैं आप, एमआरएनए भी कह सकते हैं, कोई वैसी बात नहीं है। ठीक है, तो इस बात की पुष्टि किसने की थी कि एमआरएनए पर कुल 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? इस बात की पुष्टि की थी जॉर्ज गैमो नामक वैज्ञानिक ने। तो ये सेंटेंस आप लिखेंगे, जॉर्ज गैमो ने कहा था कि एमआरएनए पर कुल 4 नाइट्रोजन क्षार
एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल होते हैं। तीन नाइट्रोजन क्षार मिलकर कोडॉन बनाते हैं। तो ये चीज़ आप नोट करेंगे आनुवांशिक कूट के अंतर्गत कि जॉर्ज गैमो नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था कि जो mRNA होता है उस पर टोटल जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, वो AgCu होते हैं। ठीक है, इनमें से, इन चारों में से 3 नाइट्रोजन क्षार मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं। यानी कि ये 4 है, इन चारों में से 3 को लिया जाएगा, या तो ये 3 या ये 3 या कोई भी 3 को लेकर कोडॉन का निर्माण होता है। कैसे, तो आइए समझते हैं अभी। उदाहरण है जैसे AUG, CAG, GAU। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये नाइट्रोजन क्षार आपको पता है, तो ये कोडॉन है। एक कोडॉन ये, दूसरा कोडॉन ये, तीसरा कोडॉन ये। कोडॉन शॉर्ट में बोलते हैं, आप उसे आनुवांशिक कूट भी कह सकते हैं, जेनेटिक कोडॉन पूरा नाम ले सकते हैं, या फिर जेनेटिक कोड भी कह सकते हैं। तो सिंपली वैसे किताब में कोडॉन शब्द का ही इस्तेमाल होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कोडॉन क्या है, कोडॉन आनुवांशिक कूट ही है। ठीक है, तो 4 नाइट्रोजन क्षार में से 3 का इस्तेमाल किया जाता है और इनको हम क्या नाम देते हैं, कोडॉन कहते हैं। ठीक है, अगली चीज़ जो आप नोट करेंगे वो है कि ये 4 नाइट्रोजन क्षार मिलकर 20 अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कोडॉन है, कोडॉन मतलब किसी को कोड करना, किसी का ये निर्धारण कर रहे हैं। जैसे आपको पता चलेगा आगे जाके कि आपकी किताब में भी दिया हुआ है, एक आनुवांशिक कोड की एक शब्दावली है जो कि हरगोविंद खुराना वैज्ञानिक ने दी थी। उन्होंने ये बताया था कि AUG है, इसका नाम मिथायोनाइन है, ये एक कोडॉन है, ये एक अमीनो अम्ल को कोड कर रहा है। टोटल 20 अमीनो अम्ल होते हैं और प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए कोडॉन निश्चित है। ठीक है, तो ये 4 नाइट्रोजन क्षार मिलकर 20 अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। तो कोडॉन का मतलब क्या हो गया, किसी को कोड करना, और किसको कोड करेंगे, वे 20 जो अमीनो अम्ल होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, उनका ये कोड करते हैं। अभी आपको ये मुश्किल लग रही होंगी चीज़ें, लेकिन अभी हम जैसे समझते चलेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 4 नाइट्रोजन क्षार से 4 नाइट्रोजन क्षार से कुल 64 कोडॉन बनते हैं। आपको मैंने बताया कि कोडॉन जो होते हैं वो हमेशा 3 में रहते हैं, या 3 समूह को हम त्रिक कहते हैं, ट्रिपल इंग्लिश में कहते हैं, ट्रिपल 3 में रहते हैं। अब वो जो त्रिक होते हैं, मैंने आपको बताया, उदाहरण AUG हो गया, ठीक है, UAA हो गया, UAG हो गया, या एक्सेट्रा। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये 4 नहीं है। ऐसा नहीं कि AUGA बना दिया, ये कोडॉन नहीं होता। कोडॉन जो होते हैं वो 4 नाइट्रोजन क्षार में से हम हमेशा क्या लेते हैं, 3 को ही लेते हैं। ठीक है, अब ये जो 3 में पाए जाते हैं, इसीलिए होता क्या है, 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। ये 64 क्या है, कोडॉन। अब इस सेंटेंस को पढ़ो,
इस सेंटेंस का क्या मतलब है, 4 नाइट्रोजन क्षार से कुल कितने कोडॉन बन रहे हैं, 64। 3 क्यों लिखा मैंने इसके ऊपर, 4 के ऊपर, 4 तो हो गए नाइट्रोजन क्षार AgUC, ठीक है। 3 क्यों लिखा, क्योंकि ये 3 के समूह में बनते हैं। अभी मैंने आपको बताया AUG AgC लाइक दैट, इस तरीके से ये बनते हैं। तो 4 की घात 3 यानी कि 4 × 4 × 4 इज इक्वल टू 64। तो ये 64 क्या है, कोडॉन। क्या है ये, 64 कोडॉन होते हैं। आगे बात समझ में। तो ये सारी चीज़ आप आनुवांशिक कोड में लिखते चलेंगे, ये आप नोट्स में लिख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि कोडॉन की संख्या कितनी होती है कुल, तो आप बताएंगे कुल जो कोडॉन की संख्या होती है वो होती है 64, ठीक है। ये चीज़ भी लिख लो आप जो मैं बता रही थी, कोडॉन कोडॉन त्रिक कोडॉन त्रिक होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आ गई आपकी आनुवांशिक कोड के अंतर्गत। अब हम समझेंगे कि कैसे mRNA से प्रोटीन का निर्माण होता है। उसे समझने से पहले बच्चों आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए और आनुवांशिक कोड के अंतर्गत कि मैंने बताया कुल जो कोडॉन है वो कितने होते हैं, 64, ठीक है। इन 64 में से जो 61 कोडॉन है, 61 कोडॉन जो होते हैं वो सक्रिय कोडॉन कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं, सक्रिय, यानी कि वो एक्टिव होते हैं और वो अपना योगदान देते हैं प्रोटीन के निर्माण में। जो बाकी के 3 हैं वो कैसे होते हैं, वो निष्क्रिय होते हैं। 3 जो कोडॉन होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। वो निष्क्रिय को हम एक नाम देते हैं समापन कोडॉन, या फिर इसे हम कहते हैं नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये अपना कोई योगदान नहीं देते, ये एक तरीके से ऐसे कोडॉन होते हैं जो कि इस चीज़ का निर्धारण करते हैं कि भाई अब mRNA तुम प्रोटीन मत बनाओ, ठीक है। तो 61 जो होते हैं वो तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में। जो 3 होते हैं वो रोकते हैं, समापन मतलब समाप्त करना, रोकना। किस चीज़ को रोकना, प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया को रोकना। और इनका एक और नाम होता है नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। एक और जानकारी आपको होनी चाहिए, जो प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया को शुरू करता है कोडॉन, उस प्रारंभन कोडॉन का नाम क्या है, उस प्रारंभन कोडॉन का नाम होता है AUG। ये आपको याद रखना है, AUG कोडॉन को प्रारंभन कोडॉन कहते हैं। कभी कभी ये बहुविकल्प के रूप में पूछ लिया जाता है, पहचानिए इनमें से कौन प्रारंभिक कोडॉन है या प्रारंभन आनुवांशिक कोड है। आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, उनमें से जो करेक्ट है वो है AUG। आपको ध्यान रखना है ये ना। एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो मैंने अभी बताया समापन कोडॉन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। समापन कोडॉन जो होते हैं वो कौन से हैं, वो 3 हैं, UAA, UAG और UGA, ठीक है। इन तीनों को हम कहते हैं समापन कोडॉन। अभी मैंने आपको पहले लिखवाया ना कि 3 जो कोडॉन होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, 61 जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं। तो वो जो समापन कोडॉन है, वो जो नॉनसेंस कोडॉन भी कहे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो ये 3 हैं, UAA, UAG और UGA। ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको कोई भी नहीं भूलनी, बहुत अच्छे से याद रखनी है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि DNA से सबसे पहले
डीएनए से सबसे पहले जो एमआरएनए बनता है उसे हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। यानी कि ये डीएनए है, इससे जो एमआरएनए बन रहा है वो ऐसा होता है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ हालांकि। ये है एक्सॉन, ये है इंट्रॉन, ये है एक्सॉन और ये है आपका इंट्रॉन। ठीक है, ये है आपका 5'3'। ये डीएनए से बनने वाला एमआरएनए है। हालांकि इसे एमआरएनए नहीं कहते, इसे मैंने अभी बताया, इसे कहते हैं हम एचआरएनए। एचआर को कहते हैं हम हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। इनमें से ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि इनमें से जो लाभदायक होते हैं वो होते हैं एक्सॉन, यानी कि एक्सॉन जो होते हैं वो ही हेल्प करते हैं आरएनए को बनाने में। हम ये बात कह देते हैं कि डीएनए से एमआरएनए बना, नहीं, डीएनए से सबसे पहले जो चीज़ बनता है वो ये बनता है, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। उसके बाद क्या होता है बच्चों, ये मैं यहाँ बनाऊंगी क्योंकि नीचे आपको नज़र नहीं आएगा। क्या होता है, ये एक्सॉन, ये इंट्रॉन, ये एक्सॉन, ये इंट्रॉन। तो होता क्या है, एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग में क्या किया जाता है, इंट्रॉन्स को एक्सॉन से अलग करते हैं। ठीक है, स्प्लाइसिंग प्रक्रिया होती है, एक तरीके की कैंची चलाई जाती है, आंतरिक विखंडन होता है, अलगाव होता है, किसका किससे, ये एक्सॉन और इंट्रॉन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जो इनमें फ़ायदेमंद वाली चीज़ है वो ही रह जाती है। क्या रह जाएगी, वो एक्सॉन, एक्सॉन बन जाते हैं इस तरीके से, सिर्फ एक्सॉन रह जाते हैं। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ नाम, आप पूरा लिखेंगे, इन्हें कहते हैं एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन। ठीक है, ये है 5S और 3S। अब इसको हम कहते हैं कि ये बन गया एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। इसी को कहते हैं कि ये एमआरएनए बन गया। अब इस एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा जिसे हम अनुवादन प्रक्रिया कहते हैं। वो कैसे होगा, अब आप देखेंगे, वो ऐसे होता है। सबसे पहले तो आप इस तरीके से ये बनाएंगे, ये मान लो ये एमआरएनए बन गया, 5', ये 3' है, यहाँ पर पहला C है, दूसरा A है, फिर मान लो U है, फिर G है, फिर C है, फिर G है, फिर A है, फिर U आ गया, फिर A आ गया, फिर A आ गया। इस तरीके से एक एमआरएनए बन गया। U है यानी कि जहाँ पर भी यूरासिल है आप पहचान जाएंगे कि ये एमआरएनए की ही बात हो रही है यहाँ पर। अब हम ये क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, हम ये अनुवादन प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। ये जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ, लिखवा के मैं आपको नोट्स फ़ोटो खींच के भेज दूँगी कि अनुवादन प्रक्रिया के क्या क्या पॉइंट्स हैं वो मैं लिख के बता दूँगी, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में लिखाऊँगी तो बहुत लंबा पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैं वो लिख के फ़ोटो खींच के भेज दूँगी उसकी। फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि होता कैसे है एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण। अब इस एमआरएनए से प्रोटीन के निर्माण में टीआरएनए का इस्तेमाल होता है। याद करो, अपनी कॉपी आप पलट के भी देख सकते हो अगर याद नहीं आ रहा ना, कि टीआरएनए का आपने एक कार्य क्या लिखा था। आपने टीआरएनए का कार्य लिखा था कि जो टीआरएनए होता है वो अमीनो अम्ल को पकड़ कर लाता है, किसके पास, एमआरएनए के पास। ठीक है, ये आपको पता है, ये एक टीआरएनए है, इस तरीके से ये एक टीआरएनए है। यहाँ पर अमीनो अम्ल, ये ए वाई लिखा है, अमीनो अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं अमीनो एसिड। ठीक है, तो टीआरएनए में ऊपर की जो ओर है वो अमीनो अम्ल जुड़ा रहता है और यहाँ पर जो चीज़ रहती है बच्चों, 3,
ये इसके जोड़ीदार रहते हैं यहाँ पर, और इन जोड़ीदार को हम कहते हैं एंटीकोडॉन। क्या कहते हैं? एंटीकोडॉन। ये टीआरएनए का चित्र है जो कि कैसा दिखता है? लौंग की पत्ती के जैसा, क्लोवर लीफ के जैसा। ठीक है। अब इसमें ऊपर की ओर आपको समझ में आ गया क्या है? अमीनो अम्ल जुड़ा रहता है। वो जो 20 अमीनो अम्ल कुल होते हैं जो कि प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करते हैं, उनमें से कोई भी अमीनो अम्ल यहाँ पर हो सकता है। और एंटीकोडॉन ये नीचे होते हैं जो कि इस एमआरएनए के जोड़ीदार होते हैं। अब मान लो मैं यहाँ पे मिटा रही हूँ बच्चों क्योंकि जगह नहीं है, आप समझते चलेंगे, लिखते भी चलेंगे। ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर ये एंटीकोडॉन जो है वो है UAC। ये टीआरएनए और एमआरएनए ये सब कहाँ घूम रहे हैं? ये कोशिका द्रव्य में। आपको पता है ना, ये जैसे हम कोशिका का चित्र बनाया, ये मैंने केंद्रक बनाया। केंद्रक में क्या था? डीएनए था। ठीक है। डीएनए से डीएनए बन गया, प्रतिलिपिकरण प्रक्रिया हो गई। अब डीएनए से एमआरएनए भी बन गया। अब हमने क्या लिखा था जब हमने अनुलेखन प्रक्रिया पढ़ी थी कि ये एमआरएनए कहाँ आ जाता है? कोशिका द्रव्य में। इसी को कोशिका द्रव्य को कहते हैं। ठीक है। अब इसी कोशिका द्रव्य में टीआरएनए भी है, टीआरएनए भी है और एमआरएनए भी है। वही टीआरएनए मैंने यहाँ बनाया। तो ये सारी चीज़ कहाँ पर हो रही है? केंद्रक में नहीं हो रही है, ये साइटोप्लाज्म में हो रही है, जिसे हिंदी में हम कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो हुआ क्या, ये जो था ये आया टीआरएनए और ये अपना जोड़ीदार ढूंढ रहा है। 3 है इसके पास भी, तो ये अपना कोडॉन ढूंढेगा। तो सबसे पहले ये देखेगा C, U और C का मेल है? नहीं है। फिर ये देखेगा U का A के साथ मेल है? हाँ, क्योंकि एडेनिन जो है वो आरएनए में यूरासिल के साथ बनाता है अपना जोड़ीदार। ऐसे ही फिर ढूंढेगा ये A, हाँ भाई A भी है यूरासिल के साथ A। C जो है उसका G हो गया। तो ये टीआरएनए आएगा और यहाँ पर इनके साथ जुड़ जाएगा। कैसे? ऐसे। UAC। यानी कि ये वाला जो टीआरएनए है वो घूम फिर के आया, इसने पूरे में चक्कर मारा और इन तीनों के साथ ये जुड़ गया। मतलब 3 ही है, ऐसे अलग अलग नहीं चले जाते। ये टीआरएनए एक ही है, ये 3 में जुड़ा हुआ है। तो AUG, इसको तो हम कहते हैं कोडॉन। क्या कहते हैं इसे? कोडॉन। और टीआरएनए में जो इसके जोड़ीदार रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीकोडॉन, जो थे UAC। आ गई बात समझ में? अब ये जो अमीनो अम्ल था ये निश्चित रहता है। उस अमीनो अम्ल का नाम था मिथायोनाइन। क्या नाम था? मिथायोनाइन। यानी कि जब कोडॉन AUG है तो उस वक्त ये बात निश्चित है कि अमीनो अम्ल ज़रूर ही मिथायोनाइन होगा। ठीक है। तो ये टीआरएनए क्या करता? इस अमीनो अम्ल को लाया पकड़ के एमआरएनए के पास, और जैसे ही उसे अपना कोडॉन मिल गया तो क्या किया इस टीआरएनए में इस अमीनो अम्ल को अपने से अलग कर दिया। ये टीआरएनए तो वापस चला गया, दोबारा से ये ढूंढेगा, दूसरे अमीनो अम्ल को पकड़ के लाएगा। आई बात समझ में? ये सारी चीज़ कहाँ हो रही है? कोशिका द्रव्य में हो रही है। ये एमआरएनए है, एमआरएनए के ऊपर ये कोडॉन लगे हुए हैं। टीआरएनए के पास अपने नीचे एंटीकोडॉन होते हैं, ऊपर अमीनो अम्ल रहते हैं, जुड़े हुए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? जैसे ही एंटीकोडॉन को अपना कोडॉन या अपना आनुवांशिक कोड मिल जाता है, वैसे ही वो अपने में से अमीनो अम्ल को मुक्त कर देता है। अब इसे मिल गया यहाँ पर अपना कोडॉन, तो इसने क्या किया? इस अमीनो अम्ल को मुक्त कर दिया। तो ये अमीनो अम्ल कोशिका द्रव्य में आ गया। ठीक है। मतलब इसे अपना एक निश्चित स्थान मिल गया। पहले तो ये भटक रहा था टीआरएनए के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन अब इसे अपना निश्चित स्थान पता चल गया और ये टीआरएनए इसे छोड़कर फिर वापस चला जाता है। उसके बाद ऐसे इन तीनों के लिए दूसरा टीआरएनए आएगा। कैसे? ऐसे। मेरे लिए यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं मिटा रही हूँ। आप अपनी एनसीईआरटी की किताब में देखेंगे तो बहुत ही सुंदर चित्र के द्वारा कोडॉन, एंटीकोडॉन इस तरीके से उन्होंने समझाया हुआ है, तो वहाँ से भी समझने की कोशिश करेंगे। इस AUG का तो काम हो गया, अब इस CGA के लिए भी होगा। इस CGA के लिए क्या होगा? दूसरा टीआरएनए आएगा। CGA है, यानी कि इसका जो होगा
इसका जो एंटीकोडॉन होगा वो कौन सा होगा, जी, इसका सी और इसका यू, जी सी यू, यही तो होगा। अब इसके साथ भी एक अमीनो अम्ल जुड़ा हुआ है। अब जैसे इस एंटीकोडॉन को अपना ये कोडॉन मिल गया, ये कोडॉन मिल गया, ये अपने में से इस अमीनो अम्ल को भी मुक्त कर देगा। अब क्या होगा, पहले तो मिथायोनाइन था, ठीक है, अब दूसरा अमीनो अम्ल आ गया, मान लो उसका नाम है वेलाइन। तो ये दोनों जुड़ गए, पहले ये अकेले अकेले घूम रहे थे। जैसे जैसे टीआरएनए ने छोड़ के जाएगा जेनेटिक कोड के पास, कोडॉन के पास, वैसे ये सारी इकाइयाँ आपस में जुड़ती जाएंगी अमीनो अम्ल की, एक लंबी सी श्रृंखला बना लेंगी। ऐसा नहीं कैसे बना लेंगी, एक लंबी सी श्रृंखला बना लेंगी और एक बंध के द्वारा जुड़ेंगी। उस बंध का नाम होता है पेप्टाइड बंध। क्या नाम होता है, इस पेप्टाइड बंध। तो जैसे ही ये एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी तो इन अमीनो अम्ल के द्वारा किसका निर्माण हो जाएगा, प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। अब आप लास्ट में देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर जेनेटिक कोडॉन लिखा है UAA। तो आपको तुरंत ये बात ध्यान आनी चाहिए कि मैडम ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 समापन कोडॉन होते हैं। कौन कौन से, UAA, UAG और UGA, ठीक है। तो जैसे ही ये समापन कोडॉन आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, अब प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा। एक तरीके से mRNA को संकेत मिल गया कि अब तुम रुक जाओ, आराम करो, अब तुम प्रोटीन का निर्माण मत करो, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई, टीआरएनए का काम होता है किसको पकड़ के लाना, अमीनो अम्ल को पकड़ के लाना। किसके पास लाना, mRNA के पास लाना, क्योंकि mRNA के पास ही जेनेटिक कोड या कह सकते हैं आनुवांशिक कोड या फिर जेनेटिक कोडॉन मौजूद होते हैं। जैसे ही उन्हें वो मिल जाते हैं अपने अपने जेनेटिक कोडॉन, एंटीकोडॉन को, वैसे ही टीआरएनए में से अमीनो अम्ल जो होता है वो मुक्त हो जाता है। जैसे ही वो मुक्त हो जाता है तो वो दूसरे अमीनो अम्ल का इंतजार करता है, दूसरा आके जुड़ गया, फिर तीसरा आके जुड़ जाता है, फिर चौथा आके जुड़, तो एक लंबी श्रृंखला बन जाती है इन अमीनो अम्ल की इकाइयों की, और फिर ये बना देते हैं प्रोटीन को। तो इस तरीके से ये अनुवादन प्रक्रिया हो गई। ये तो मैंने आपको समझा दिया, मैं आपको लिख के सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो वो आप अच्छे से पूरी प्रक्रिया वहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। मैं आपको आनुवांशिक कूट की भी अच्छी सी परिभाषा, उसकी विशेषता, यानी कि बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, वो सब मैं आपको लिख के फ़ोटो खींच के भेज दूंगी, क्योंकि बच्चों ऐसे बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है, फिर वो डाउनलोड अपलोड होने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि आनुवांशिक कूट क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, अनुवादन प्रक्रिया कैसे होती है, ये आपने समझ लिया। अब आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। मैं आपको थोड़ी देर में लिख के नोट्स भेज दूँगी। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।